हाँ, 12th क्लास। अब देखो बच्चों, कल तुमने क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन परमाणु में उसके जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती वो निकल गया था, वेग का निकल गया था। अब देखो हाइड्रोजन परमाणु में स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसका डेरिवेशन भी बच्चों सिद्ध करना है। अब हमारे पास कल क्या आया था, मेरे पास कल वाला पेज नहीं है ना, तो देखो हमारे पास कल क्या आया था, mv²। फर्स्ट की सेकंड इक्वेशन थी mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² R। mv² R 1/4 पाई ZE/R² था ना, तो R इधर हुआ, mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² R। ये कल आ गया था, ठीक है। आप देखो स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, किसी भी चीज़ की ऊर्जा, कुल ऊर्जा क्या होती है, गतिज प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा यानी E बराबर क्या हो जाएगी, काइनेटिक, दिख रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम पहले क्या लेंगे, या इसको मान लो, चलो काइनेटिक एनर्जी लिखो। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ½ mv²। तो इस समीकरण से देखना जो कल निकल गया था, इस समीकरण से ½ mv² कितना होगा, mv² और इतना, तो ½ mv² 1/2 से गुणा कर दो, बराबर 1/2 गुणा इतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² R, ठीक है, बराबर ZE² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इतनी आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तुमने सूत्र निकाला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/, इसमें मुझे बाहर हो ना, मुझे देख नहीं रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 यानी नाभिक का आवेश, ZE, Q2 यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश E, ये माइनस में होगा, ठीक है, अपॉन R होता है यहाँ। अब कितना हो गया ये, बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसलिए कुल ऊर्जा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है तो गतिज प्लस स्थितिज। काइनेटिक कितनी है, ZE²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये ZE² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। स्थितिज कितनी है, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। ये सूत्र होता है Q1 Q2/R करके सिद्ध किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE²/R। निकाल दो, इसका लासा कितना आ जाएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यहाँ होगा ZE² माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 2 बार गया, -2 ZE², बराबर कितना होगा, माइनस में कितना गया, माइनस ZE² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ पे लिख दो, बराबर माइनस ZE² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गई बच्चों कुल एनर्जी, ठीक है। अब देखो कुल एनर्जी ये आ गई, तो R का मान रख दो इसमें। R का मान देखो मेरे पास है नहीं, मैंने नोट कर रखा है, ये पिछला देखोगे R का मान जो पहले तीसरे समीकरण कल निकल गया था, इसमें R का मान, तो R का मान कितना था मैंने नोट कर रखा है। तो E बराबर कितना हो जाएगा, -ZE², E बराबर -ZE² बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, R का मान कितना है, H² एप्सिलॉन नॉट, कल निकल गया था ये, हाँ, MZE² पाई और ऊपर था N², यहाँ N², H² एप्सिलॉन नॉट N² बटे MZE² पाई, ये R का मान था। अब क्या होगा, ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा, -ZE² इंटू MZE² पाई, MZE² पाई ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो गया, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग हो गया, H² हो गया, N² हो गया। देख लेना बच्चों, कुछ छूट ना जाए, लंबा डेरिवेशन है ना, -ZE² MZE² पाई बटे 8 पाई एप्सिलॉन नॉट का वर्ग, H² N², इतना आ गया टोटल एनर्जी। अब यहाँ पे तुम देखो ZE कांस्टेंट है, नाभिक का आवेश,
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट, जेड ई सब कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, 8 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता कांस्टेंट, एच प्लांक कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, सब नियत है। तो टोटल एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? एन स्क्वायर पे, यानी ई बराबर इतना गुणा गए एन स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई कट रहा है तो देख लो, कोई कट रहा है, ये पाई कट रहा है, पाई कट रहा है, यहाँ क्या हुआ एच है, ये एच स्क्वायर ऊपर एच स्क्वायर नहीं है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है, 8 नहीं है, जेड स्क्वायर, जेड ई की पावर 4 रख दो यहाँ पे बराबर, कैलकुलेट कर दो माइनस जेड स्क्वायर ई की पावर 4, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, ठीक है, बटे 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एच स्क्वायर इंटू 1/n स्क्वायर। कैलकुलेट कर दिया केवल जेड ई की पावर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम, पाई कट गया 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एच स्क्वायर और 1/n स्क्वायर, ये देखना ये अच्छा है ये एन है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी बच्चों ये आ गई। अब जब देखो टोटल एनर्जी ये आ गई ये वाली, ठीक, टोटल एनर्जी जब ये वाला डेरिवेशन आ गया यहाँ पे, तो अब माना बात इलेक्ट्रॉन एक हायर कक्षा से लोअर कक्षा में आता है तो क्या होता है, माना संक्रमण, मतलब कूदता है वो, माना संक्रमण कहाँ से होता है, संक्रमण N2 से N1 में होता है। उसने क्या कहा था बोहर ने, जब बोहर ने बताया था कि अगर ऊपरी कक्षा से नीची कक्षा से बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो वो अपर कक्षा में चला जाएगा, वहाँ पे कुछ सेकंड रुकेगा और फिर वापस कक्षा में आ जाएगा। तो N2 से हायर कक्षा से लोअर कक्षा में आता है जब N1 में, तो क्या होता है वो, यहाँ पे उसकी ऊर्जा N1 में रहती है E1, यहाँ रहती है E2, तो वो E2 माइनस E1 इतनी ऊर्जा का एक फोटोन निकालता है। तो क्या हो गया, इसलिए क्या हो गया, न्यू फोटोन की ऊर्जा डेल्टा ई, ये ऊर्जा में परिवर्तन बराबर देख लेना, ये दिख रहा है, ये बाहर मुझे दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, देखो, इसलिए ई बराबर ये यहाँ पे है, ई बराबर डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। अब E2 माइनस E1 कैसे निकालेंगे, इस पहले वाले फार्मूले से, ये ई का मान आया ना, ये पूरा बच्चों ई का मान है, ई की वैल्यू, एक बार E2 रख दो तो ये N2 हो जाएगा, एक बार E1 रख दो ये N1 हो जाएगा। अब E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1, यानी कितनी ऊर्जा का उसने फोटोन निकाला, कितनी ऊर्जा में अंतर आया, बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट उतना ही होगा, माइनस जेड स्क्वायर ई की 4 उधर से उतार देना, एम 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एच का वर्ग। अब देखो माइनस को अंदर कर दोगे, E2 माइनस E1, E2 कितना हो जाएगा N2 माइनस में, अब माइनस E1 हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक बार क्या होगा, बाद वाला प्लस हो जाएगा, पहला वाला N2 हो जाएगा माइनस में E2 की जगह, अब माइनस E1 की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो N1 प्लस में हो जाएगा, यानी ये अंदर आ जाएगा 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। तुम पूरा माइनस करके भी कर सकते हो, कॉमन निकल के यही आएगा। तो डेरिवेशन कितना आ गया, इसी से एनलार्ज करके आ गया, ई बराबर इतना है तो E2 माइनस E1 बराबर एक बार N2 रखो E2 में और एक बार E1 की जगह N1 रखो, E2 माइनस E1 यानी N1 माइनस N2 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब न्यू कितने ऊर्जा, माना विकिरण की आवृत्ति कितनी है, न्यू है, हम N से दिखाते हैं ना, आवृत्ति माना न्यू है, न्यू ऐसे दिखाएंगे V जैसा थोड़ा सा, तो क्या होगा, E बराबर एच न्यू, और न्यू बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर E/H, डेल्टा E/H प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1/H। अब E2 माइनस E1 क्या है बच्चों, ये अपॉन H कर दो तो न्यू आ जाएगा, न्यू बराबर, ठीक है, E2 माइनस E1 इतना है तो न्यू कितना है, इतना अपॉन H, तो कितना हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर ई की पावर 4 दिख रहा है, जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एम 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग एच स्क्वायर, एक एच और हो जाएगा E2 न्यू निकालने के लिए तो H क्यूब हो जाएगा। ठीक, बाकी इतना ही होगा, 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। ठीक है, अब न्यू आ गया ये। अब देखो हमें मालूम है V बराबर n लैम्डा होता है ना, V बराबर n लैम्डा, यहाँ प्रकाश का वेग लेते हैं, चूँकि V की जगह प्रकाश का वेग C बराबर न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, तो 1/λ क्या हो जाएगा, इससे 1/λ क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब हमने श्रेणियों की बात की थी, लाइमन बामर, जब ये इससे इसमें कूदता है, इससे फिर बामर आई थी ना, पास्चन ब्रैकेट फुंड, तो हमने एक संख्या ली थी, तरंग संख्या, वेव नंबर, वो उसका मान था 1/λ, तो उसके लिए हम 1/λ निकाल रहे हैं। V बराबर n लैम्डा होता है,
यहाँ प्रकाश का वेग c बराबर न्यू लैम्डा, इसलिए 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इधर ले जाओ, न्यू अपॉन सी। अब 1/λ बराबर न्यू अपॉन सी जो तरंग संख्या कहलाती है, वेव नंबर तरंग संख्या। अब 1/λ न्यू अपॉन सी, न्यू इतना है अपॉन सी कर दो, इसलिए 1/λ बराबर न्यू यानी इतना z² e की पावर, दिख रहा है, z² e की पावर 4m 8, देखो है जरा दिखने में दिक्कत हो रही, 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग h³ z² e की पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट का वर्ग h³। ये 1/λ आ रहा, न्यू अपॉन सी, ये न्यू का मान ऊपर से मैं उतार रही हूँ, अपॉन सी कर दो, एक सी है यहाँ पे आ जाएगा, सी कहीं है नहीं, 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, ये क्या है, ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। अब ये आ गया तरंग संख्या या वेव नंबर, तरंग संख्या। अब देखो कितना आ गया, ये 1/λ बराबर r, ये r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट 1.09 × 10⁷ r पूरा एक कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन का आवेश, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मास, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी निर्वात की विद्युतशीलता, h प्लांक नियतांक और c प्रकाश का वेग, ये सारा कांस्टेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, r मान लिया हमने इसको पूरा, ठीक है, इस पूरे को r मान लिया। उसके बाद z² यहाँ छोटा ये, उसके बाद 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग, ठीक है भाई। अब इतना आ गया, ये rz² 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। 1/λ बराबर हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, z बराबर 1, तो फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, देखो है यहाँ बाहर मुझे ढंग से दिख नहीं रहा, फॉर हाइड्रोजन, इसलिए z बराबर 1, इसलिए क्या हो जाएगा 1/λ बराबर r, z की जगह 1 हो जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2 का वर्ग। देख रहा है ये सूत्र, 1/λ बराबर r 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग। यही क्या था जब सीरीज निकल रही थी लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड, उसमें जो फॉर्मूला जनरली यूज़ हो रहा था वो ये था, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया बच्चों पूरा। फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है, रेडियस, कि इलेक्ट्रॉन अगर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो जिस सर्कुलर पाथ पे वो चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस क्या होती है, उसका वेलोसिटी क्या होती है, और इलेक्ट्रॉन जिस स्टेबल कक्षा में होता है, सारी कक्षाओं में नहीं घूमते। जब बोहर ने पुराने वाले दोषों को दूर किया था तो उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन कुछ खास कक्षाओं में घूमते हैं, और उन कक्षाओं में घूमते हुए वो कोई एनर्जी को नहीं निकालते हैं, कोई ऊर्जा नहीं निकालते हैं, और उनको हम स्टेबल ऑर्बिट या स्थायी कक्षा कहते हैं। उस स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा के लिए डेरिवेशन ये आ गया बच्चों, और उससे निकला हमारे पास तरंग संख्या ये, जो मैंने तुम्हें सीरीज़ पढ़ाई थी, उनको मैंने एक बार दिया था ना लाइमन वगैरह लिख के, उसको मैं एक बार और क्लियर कर दूँगी, अब क्लियर हो जाएगा। पूरा डेरिवेशन तुम्हें सिद्ध करना है। और हाइड्रोजन उन्होंने भी जो बोहर ने जो उसमें जो कमियां थी दूर की थी, वो एकल परमाणु के लिए की थी। एकल परमाणु मतलब जैसे हाइड्रोजन जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जी, या हीलियम है, हीलियम में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हीलियम प्लस मतलब हीलियम आयन के लिए की थी, जहाँ एकल परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है उसी के लिए ये फिनोमेना होता है, ठीक है। अब देखो ये आ गया, उसके बाद इसमें आया था ई बराबर, ये हो गया इतना।